रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज का टॉक है और डॉक्टर मंजू बिनानी का एक क्वेश्चन है कि आपके वेबिनार से कि आपने कहा था कि पेशेंट क्यूरेबल या इनक्यूरेबल होता है। पेशेंट क्यूरेबल या इनक्यूरेबल होता है। क्यूरेबल पेशेंट है तो मेडिसिन वर्क करता है, तो उन्होंने वही कहा कि हम कैसे समझेंगे कि ये पेशेंट क्यूरेबल है, ये पेशेंट इनक्यूरेबल है। आपसे अगर हो सकता है तो मेरा एक स्लाइड है बहुत पहले का, हम आपको भेजा है आपके पास, वो स्लाइड एक बार दिखला दूंगा अगर इसमें मुमकिन हो सकता है तो। वो बिरने साइकिल का एक स्लाइड है जिसको मैंने नोट किया है। मुमकिन हो सकता है तो दिखाओ जब तक हम बोल रहे हैं। मीनाली जी नहीं दिखाया जा सकता इसमें? नहीं, इसमें शो नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है। दूसरा वेबिनार जो हम लोग करेंगे पहले, जी, दिमाग रखना कि इसको जरूर दिखाना है जी, ये सारे लोगों में शेयर कर देने का है जी। उसमें ये क्वेश्चन बहुत अहम क्वेश्चन है और हम अपनी कोशिश करते हैं कि जैसा हम अपने जिंदगी में करते हैं वैसा आप लोगों के साथ भी आप लोग करके देखें। पेशेंट का जो इनक्योरेबल होना और क्योरेबल होना डिपेंड, हमने इससे पहले भी बहुत जगह दिया है, इसको डिस्कस किया है और आज फिर हम बोल रहे हैं। पहले ये हम लोग देखते हैं कि पेशेंट की जो फैमिली हिस्ट्री होती है, पहले देखते हैं कि फैमिली हिस्ट्री में जो फैमिली ट्री होती है फादर और मदर के तरफ से, उस पर दो बात हम लोग देखते हैं। नंबर वन कि फादर फैमिली हिस्ट्री में फादर और मदर के तरफ से कितने एज में लोग का डेथ हुआ है। इसलिए हम आप लोगों को भी कहते हैं कि अपने केस टेकिंग में ये जरूर लिखिए कि जब फैमिली हिस्ट्री लिख रहे हैं तो फादर का कब डेथ हुआ था ये जरूर लिखिए और किस बीमारी से डेथ हुआ था। हर कोई अपने केस टेकिंग में इसको ऐड कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात कि किस उम्र में डेथ हुआ है, ये बहुत पुअर फैमिली हिस्ट्री और फैमिली ट्री बताता है। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बीमारी, कौन सी बीमारी, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पेशेंट को फैमिली में रहती है, खास तौर से ऑटो इम्यून डिजीजेस, और जो डिजीजेस क्रोनिक डिजीज पे डिपेंड करती है, खास तौर से हार्ट डिजीजेस और कैंसर, इंसैनिटी, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको मैंने अपने अभी तक इसमें कोई आर्टिकल या अपने किसी किताब में मैंने इसको बहुत डिटेल नहीं लिखा है, क्योंकि अभी भी मेरे ये प्रोसेस में चल रहा है। कहीं भी मुझको लिटरेचर में या किसी भी फिजिशियन का एक्सपीरियंस मुझको देखने को नहीं मिला है अब तक। हम कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम एक अच्छा सा आर्टिकल लिखेंगे जिसमें ये बताएंगे कि पेशेंट का इनक्योरेबल होना किन चीजों पर डिपेंड करता है। एक चीज तो मैंने कह दी, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में दो बात, पेशेंट के फैमिली का एज,
और पेशेंट के डिजीजेस, फैमिली में डिजीजेस, और खास तौर से वो डिजीजेस जिसकी टेंडेंसी है। जैसे बहुत जमाने पहले की बात है, पेशेंट का इनक्योरेबल होना हम बता रहे हैं एक एग्जाम्पल से। NIH का टाइम था उस वक्त, और हमने देखा कि एक बहुत क्रॉनिक केस था, एक नहीं बहुत सारे केस, जिसके कान से रस बह रहा था, पस आ रहा था, थोड़ी सी हार्डनेस ऑफ हियरिंग भी थी। और हमने अपने पूरी तरह से हमने कोशिश की ट्रीटमेंट करने की, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं हो रहा था, सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो रहा था। और आप लोगों को भी मैं ये बात बताऊं कि इनक्योरेबल केसेस के अंदर सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिलते। बस आप उससे भी समझ लो कि आपका पेशेंट इनक्योरेबल है। इस पे खास तौर से हम जिस चीज पे जोर देते हैं वो है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में जाने के बाद मुझको ये पता चला कि पेशेंट के फैमिली में बोथ मदर और फादर साइड से इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है। जब ये मेरी बात ध्यान में आई तो मैंने पूछा, डायरेक्ट पूछा, बताओ तुम्हारे फैमिली में कितने लोग हैं जो डायबिटीज हैं और कितने लोग डायबिटिक इंसुलिन डिपेंडेंट है। तो उसने कहा कि 4 या 5 ऐसे कहा, कुछ याद नहीं ठीक से मुझको। ऑन दैट ग्राउंड एक बहुत ही रेयर मेडिसिन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन हम अपने कोशिश में लगे हुए हैं कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी निकाल के प्रोफेशन के सामने दें और प्रोफेशनल तरीके हमारे उसको यूज कर सके। एंड आई गिव इंसुलिनम। इंसुलिनम देने के बाद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, और आहिस्ता आहिस्ता उसका कान का जो पस फॉर्मेशन था, ओटोरिया था, क्रोनिक ओटोरिया। आपको एक बता दें, क्रोनिक ओटोरिया हो या क्रोनिक लिकोरिया हो और क्रोनिक कफ, मेरे हिसाब से बहुत ही टफ केसेस होते हैं, क्योर करना बहुत मुश्किल होता है। मैं पिछली दफा जब क्रियोजोट डिस्कस कर रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि क्रियोजोट की जो फीमेल पर्सनालिटी होती है उसका एक स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम है, शी इज ऑलवेज हैविंग ए कांस्टेंट लिकोरियल डिस्चार्ज। सिंस प्यूबर्टी उसके केसेस उसके फादर मदर ये बताएंगे, और पेशेंट खुद भी कहेगी कि छोटी उम्र से ही मुझको लिकोरिया है और ये जाता नहीं है, ठीक होता है वापस चला जाता है। दिस इज a very peculiar symptom of क्रियोजोट। हम क्रियोजोट के साथ और भी कुछ ड्रग हैं जिसको हम कंसीडर करते हैं a constitutional indication for prescribing women। उसमें लिकोरिया भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हम बहुत जल्दी एक वेबिनार बोलने जा रहे हैं जिसके अंदर हम वुमेन की पर्सनालिटी और उसकी प्रिस्क्राइबिंग के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग के ऊपर हम बोलना चाहते हैं। ठीक उसी तरह एक वुमन की पर्सनालिटी में होम्योपैथिक एंगल से अगर देखा जाए तो लिकोरिया एक कांस्टेंट फैक्टर जब हो जाता है तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। स्पेंडेट्राम्यूर, सीपिया, क्रियोजोट और भी 5-6 ड्रग हैं। मेरे कहने का मतलब यहाँ जो डिस्कशन था वो था इनक्यूरेबल पेशेंट। तो ये फैमिली हिस्ट्री थी। उसके बाद हम देखते हैं
कि जन्म के बाद उसकी पहली बीमारी क्या है, जन्म के बाद और इंट्रा यूट्राइन लाइफ में भी हम देखते हैं, लेकिन जन्म के बाद हम खास तौर से बहुत शॉर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। जन्म के बाद हम ये देखते हैं कि पेशेंट के अंदर ऐसी बीमारियां आती हैं जो उस उम्र में नहीं होना चाहिए, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज, छोटे बच्चों में क्रॉनिक रेनल फेलियर, छोटे बच्चों में मैलिग्नेंसी, बच्चा जन्म लेने के बाद ही फौरन ही सूखा, बिल्कुल सूखा हुआ पैदा। एक नंबर 2, और क्या फैक्टर होता है जिस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम हमको कम मिलने लगते, खास तौर से डिजायर एवर्शन। हम अपने लाइफ में मैंने ये देखा है कि डिजायर एवर्शन एक ऐसा फैक्टर है जो पिक्यूलियर इंडिविजुअलिटी ऑफ द पेशेंट को रिप्रेजेंट करता है। एक नंबर 2 कि उसके जरिए पेशेंट ये बता देता है अपने आप को कि मेरा ये सिम्टम जो है वो अवे फ्रॉम द डिजीज है। किसी ब्रोंकाइटिस में डिजायर एवर्शन according to pathology and practice of medicine have got no importance, and ये no importance वाली जो बात होती है उसको हम लोग बहुत कंसीडर करते हैं अपने प्रिस्क्राइबिंग में। यही 153 है। तो ऐसे केसेस में जिसमें हम ये देखते हैं कि पेशेंट डिजायर एवर्शन उसका मर चुका होता है, मिलता नहीं, छोटे बच्चों के केसेस, हालांकि उस बच्चों के केसेस में डिजायर एवर्शन भरपूर होना चाहिए। 1 नंबर 2 डिजायर एवर्शन अगर है भी तो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है वो रहता है कि जंग चीजों का डिजायर, जंग चीजों का डिजायर जो होता है वो बड़ा करप्ट डिजायर है, एक करप्ट कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम लोग को ऐसे केसेस में थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। 3 छोटे बच्चा जन्म के बाद से बहुत बेतुके तरीके से चिल्ला के रोता है विदाउट एनी रीजन। बात क्या है विदाउट एनी रीजन, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। एक विदाउट एनी रीजन पेशेंट जो है खाना नहीं खाएगा, भूख नहीं लगेगी। ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसको फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, चाइल्डहुड की हिस्ट्री में हम कंसीडर करते हैं। और छोटे बच्चों में जो बीमारियां होती हैं हम कहते हो प्रोटेक्टिव बीमारियां होती है, मिजल्स, ये वो सब जो होता है, ये इम्यून को एक बार एग्जैगरेट कर देती है और हम लोग को बहुत अच्छा एक इम्यून को एक्साइट करने वाला प्रिस्क्राइबिंग करने का एक मौका मिलता है। और जब जैसे जैसे पेशेंट आगे बढ़ता चलता चला जाता है उसके अंदर आहिस्ते आहिस्ते ऐसा क्रॉनिक बीमारी एक बैठता है, जैसे कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, फीमेल के केस में डिकोरिया, ये ऐसी डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस का इफेक्ट, एक दूसरा रिकरेंट ट्यूबरकुलोसिस का इफेक्ट, और छोटे अर्ली स्टेज के अंदर कैंसर का इफेक्ट, ये बता देता है कि पेशेंट जो है इनक्यूरेबल है। ये एक बात हुई। नंबर 2, अगर मुझको पता चल जाता है कि ये पेशेंट इनक्यूरेबल है
तो हमको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ये तो बात किताबों की हो गई, ये तो बात तजुर्बों की हो गई, एक्सपीरियंस की हो गई। लेकिन एज ए फिजिशियन आपका एक एफर्ट होना चाहिए। वो एफर्ट किसके जरिए होना चाहिए? वो एफर्ट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग के जरिए। और हम लोग खास तौर से फैमिली में जो फैमिली के मेंबर हैं उनको ये बता दें कि देखिए, आप अपने बच्चे का ये केस जो देख रहे हैं या आप अपना जो केस देख रहे हैं, इसमें क्योर होने का चांस बहुत कम है, इसमें बहुत अच्छा होने का पैलिएटिव चांस है, क्यूरेटिव चांस बहुत कम है। जब ये बता देते हैं तो उनको हमको ये भी बताना पड़ता है, अगर आप चाहते हो कि आपके छोटे उम्र में छोटे बच्चे जो है जो कैंसर जैसी बीमारियों में सफर करते हैं, ऐसे केसेस में ऑटो इम्यून डिजीजेस छोटे बच्चों में मिल जाता है, वैसे फैमिली को हम भी बता देते हैं कि आप ऐसा करो कि होम्योपैथिक आप अपने आने वाले जनरेशन का होम्योपैथी इलाज ठीक से कराओ। इलाज ठीक से कराने का मतलब क्या होता है? इलाज ठीक से कराने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आप पेशेंट को स्पेशली इंट्रायूट्राइन लाइफ से ट्रीटमेंट करना शुरू करो। मुझे उम्मीद ऐसा रहता है कि 2 जनरेशन अगर इंट्रायूट्राइन में ठीक से अगर ट्रीटमेंट दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल, और उसके बाद बच्चा को हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के ऊपर रखा जाए और उसके लाइफ पे सप्रेशन नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत अगर हो गया तो हम लोग अपने मेडिसिन से काट लेंगे, कांस्टेंट होम्योपैथिक वॉच में होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में आई होप इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उसके जनरेशन में कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीजेस नहीं मिलेंगे। एक आध फैमिली के केस में मैंने इसको यूज किया है और कामयाब रहे, और ऐसे केसेस में हमने ये भी यूज किया है कि पेशेंट कभी भी हमेशा ये बताते कि उसके घर में उसकी प्रेगनेंसी नॉर्मल होनी चाहिए। आज प्रेगनेंसी नॉर्मल या नॉर्मल हो, इसमें 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन ये होता है कि जो ऑब्स्टेट्रिशियन होती है, गायनेकोलॉजिस्ट होती है, वो ऑनेस्ट होना चाहिए, थोड़ा टाइम उसको शेयर करना चाहिए अपने मरीजों से। ले दो, जो पैसा फीस लगता है वो ले दो आप, लेकिन आप ऑनेस्टली पेशेंट का नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश करो। हम तो कभी कभी देखो, इसका क्वेश्चन है सर, विच देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिजीज, हाउ डू वी treat the patient coming us for the questionnaires and the PCOD, gallstone। ये आप ये आपको ये बता दें, ये क्वेश्चन आप लोग अलग अलग मत पूछा करो। ये गाल ब्लैडर के लिए अलग बोलना पड़ेगा, गाल स्टोन के लिए पीसी, ऐसा नहीं होता। एक पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, आप लोग पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की बात सुनने की कोशिश करो, समझने की करो। कॉन्स्टिट्यूशन का एक डिफेक्ट गॉल स्टोन है, किडनी स्टोन है, पीसीओडी एक डिफेक्ट है। हर चीज को हम लोग आइसोलेट करके नहीं देखते। बॉडी के किसी भी रिप्रेजेंटेशन, आई मीन डिजीज रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग को हमेशा याद रखना पड़ता है कि ये जो डिजीज रिप्रेजेंटेशन है वो डिफिशियंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ गाल ब्लैडर को लेकर ट्रीटमेंट नहीं करना है, पीसीओडी को लेकर नहीं करना। अभी हम बहुत सारे ऐसे चीज सुनने को मिल रहा है, ये पीसीओडी का स्पेशल कोर्स है, क्लास है, ये कल होकर गाल ब्लैडर का होगा, फिर किडनी को। नो, डोंट आइसोलेट योर डिजीजेस। Diseases are one of the constitutional deficiency of the patient, homeopathic patient। और ऐसे होम्योपैथिक पेशेंट के अंदर हम लोग को होम्योपैथिक कंसीडर करना चाहिए पेशेंट ऐसे होल। यहाँ ये जो डिफेक्ट होता है ये अच्छा डिफेक्ट नहीं होता है। हमको उम्मीद लगता है कि
डॉक्टर बिनानी को जो मैंने एग्जांपल दिया है, जो मैंने सजेशन दिया है, ये सेटिस्फैक्ट्री होगा। पेशेंट को बहुत अच्छे से आप लोग वॉच कीजिए पहले मेरा का, और केस टेकिंग मेरे हिसाब से आप लोगों को जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, आज मेरा दिल था जो हम वेबिनार लेने जा रहे हैं, एंड स्पेशली फॉर फीमेल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग, ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे मैंने अभी बताया, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन तो सिर्फ लिकोरिया के जरिए ही पकड़े जाते हैं। ये सीपिया का कॉन्स्टिट्यूशन, मुझको आज तक अभी तक जो टिपिकल कॉन्स्टिट्यूशन सीपिया का जो होता है, अगर मिला है तो उसमें लिकोरिया मिला ही मिला है, कांस्टेंट लिकोरिया मिला है। कभी कभी जो पेशेंट लोग होते हैं वो ये कहते हैं जस्ट नो लिकोरिया, जस्ट मॉइस्ट रहता है। आप इन बातों पर मत ध्यान दीजिए। प्राइवेट पार्ट का मॉइस्ट रहना इट इज नॉर्मल नहीं होता है। वो आदमी अपनी शर्मिंदगी को मॉडेस्टी की वजह से छुपाने के लिए अपने डॉक्टर्स के साथ ऐसा डिस्कस करता है। फैक्ट क्या है, यू वी अप टू द नॉलेज ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी एंड पैथोलॉजी, दोनों को कंसीडर करने के बाद हम डिसाइड करते हैं। मेरा डिसाइड करने का तरीका ऐसा है कि हम ह्यूमन पर्सनालिटी, उसकी ह्यूमन पर्सनालिटी का मतलब क्या, ऑलवेज इंक्लूडेड विद द फैमिली हिस्ट्री और इंट्रायूट्राइन। फैमिली हिस्ट्री को छोड़ के आप कभी भी कोई भी चीज पेशेंट को कंसीडर मत कीजिए। हम लोग के प्रोफेशन में खासतौर से फैमिली हिस्ट्री को शुरू किया गया है, लेकिन पहले बहुत सारे लोग फैमिली हिस्ट्री का इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। कॉन्स्टिट्यूशनल माइजमेटिक प्रिस्क्राइबिंग के लिए फैमिली हिस्ट्री का बहुत डीप स्टडी की जरूरत है, बहुत डीप। हम खास तौर से हमारे बहुत अच्छे यहाँ प्रिस्क्राइबर थे और मुझको थोड़ा दिन मौका भी मिला था उनके साथ बैठने का, क्लोज रहने का। वो डॉक्टर एसपी जी थे, बहुत लाजवाब प्रिस्क्राइबर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबर, लंदन से पढ़ के आए थे। अच्छे लोग, सर जॉन वेयर जैसे लोगों के साथ उन्होंने सीखा था, पढ़ा था और आके कलकत्ता में प्रैक्टिस करते थे। जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग की बात लाजवाब होती है। आवाज नहीं आ रही, आवाज आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, एक आवाज नहीं आ रही है, एक से। अब आवाज आ रही है? जी जी। वो अंसर फोन कर रहा था, इसलिए वो जब बिल होता है तो उसमें आवाज कट जाती है। हम ये बोलना चाह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग को आप लोग अपनाओ। ये छोटी मोटी बातों से इसमें बहको मत। आपके बहकने से आपका प्रोफेशन बहक रहा है, और आपका प्रोफेशन जब बहकेगा तो आपका वजूद खत्म हो जाएगा, आपकी पर्सनालिटी खत्म हो जाएगी, आपकी पहचान खत्म हो जाएगी। ये बहुत सारे लोगों की अपनी फिलोसफिकल होम्योपैथिक का जो उसूल है उससे थोड़ा हट गए हैं, इसलिए ये लोग ऐसी बातें करते हैं। मालिक सबको सही राह दिखाए। तो किसी के लिए हम लोग अपने मिजाज को भी मत चेंज करो। इतनी दफा कोशिश की गई है बोलने के लिए, मैं कल बात करता हूँ।
उसी में ही देखा है कि खैर है, अच्छाई है, और ये खैर अच्छाई आपको अच्छी तरह लेके जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग ये बात जब चल रही है तो उसमें हम एक चीज बता दें, खास तौर से भी हम स्पेशली वुमेन के लिए बात करना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में जो हम प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, बड़े डेप्थ में डिस्कस करना चाहते हैं, इस पे हो सकता है बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत हो सकता है एक ही ड्रग को हम सिर्फ एक ही दिन बात कर सके, लेकिन मैं जो बात कहूंगा उसमें मेरी ऑनेस्टी और मेरा सेटिस्फेक्शन दोनों चीज होना चाहिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे क्या क्या वॉच क्या करना चाहिए। जो क्या बोल रहे, थेरेप्यूटिक ऑफ इंटरमिटेंट फीवर बुक ऑफ, आप ऐसा कीजिए जितेंद्र पटेल साहब, ये क्वेश्चन लिखवा दीजिए। अभी हम बोलने के फ्लो में ये छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आते रहेंगे तो हम मेरा फ्लो भी टूट जाएगा। आप अरकम को बोल के लिखवा दीजिए, हम एक एक करके सब बोल देंगे। ये जितेंद्र साहब, मुझको ऐसा लगता है कि आप मेरा एग्जाम ले रहे हैं। खैर, जब आप मेरा एग्जाम लेने पर तुले गए हैं तो सुन लीजिए, एससी एलन ने अपने थेराप्यूटिक पॉकेट बुक के अंदर खास तौर से ये बात कहा है, एक्यूट डिजीजेस स्पेशली एक्यूट सिफिलिस के केसेस जो होते हैं, हनीमैन ने ये नोट किया था कि एक्यूट सिफिलिटिक स्टेज जो प्राइमरी स्टेज होता है सिफिलिस का, उस स्टेज में क्रॉनिक डिजीज के अंदर हनीमैन ने जिस तरह प्रिस्क्राइबिंग का एंगल बताया है, एससी एलन बताते हैं कि इसी तरह की प्रिस्क्राइबिंग को आप एक्यूट केसेस में यूज कीजिए, खास तौर से ये इंटरमिटेंट फीवर के केसेस में। अब मेरा ये एक सवाल यहाँ ये भी वो भी क्लियर कर देने, तो फिर वो भी लोग पूछेंगे कि अगर ऐसा था तो इतने अच्छे प्रिस्क्राइबर, अच्छे फिजिशियन एलन साहब ने क्यों थेराप्यूटिक यूज किया। बात देखिए, होम्योपैथिक फील्ड के अंदर दो तरह के थेराप्यूटिक्स होते हैं। एक तो वो थेराप्यूटिक्स जो इस बीमारी के सिलसिले में डिटेल कह दिया जाता है, और एक वो थेराप्यूटिक्स होता है जैसे कि इंटरमिटेंट फीवर एससी एलन साहब का है, गरंसी जेफ गरंसी जो है जेफरसन, उस उनके एक छोटी सी बुक है हेमोराइड्स के, वो यूट्राइन थेराप्यूटिक्स ऑफ मेंटन वुड हेडेक, बहुत सारे ऐसे थेराप्यूटिक लिखे गए हैं हम लोग के प्रोफेशन में, जैसे बेल का डायरिया, ये सब थेराप्यूटिक्स भी हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग को भी बताते हैं। इनका कवरेज थेराप्यूटिक से नहीं है, इनका कवरेज होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका से। इस बात को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। खैर, बोलते ना, बोलते बोलते भूल जाते हैं कहाँ बोल रहे थे किससे। खैर, हम बोलना चाह रहे थे इम्पोर्टेंट केस टेकिंग का जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है लिसनिंग। हम बोलते हैं कभी कभी लिसनिंग फ्रॉम द आईज। Difference in HEPA self and silencia prescription in case of suppuration.
अरे ये सब बोलो इनको, ये सब ऐसे जनरल डिस्कशन के अंदर इससे सवाल नहीं पूछा करे ये लोग। ये नोट करके तुम रख दो, बाद में जो जी जो वेबिनार उसमें एक एक करके हम बोलते चले जाएंगे। लोग से सवाल ऐसा पूछ रहा है कि ये छोटी छोटी बातें हर जगह मिल जाएंगी, आप लोग बता सकते हैं। तो हम बोल रहे थे, लिसनिंग की बात बोल रहे थे। हमको लगता है कि मेरे दिन अब बहुत बुरे आ रहे हैं, बहुत खराब दिन आ रहा है कि हमको ऐसे खराब खराब सवालों का फेस करना पड़ रहा है। इनको बोलो अलग से तुम्हारे पास सवाल भिजवा दिया करें, हम एक एक करके जवाब दे दिया करेंगे, तुम प्रिंट निकाल के हमको दे दिया करो। हम बोल रहे थे लिसनिंग के बारे में। केस टेकिंग का जो मेरे हिसाब से अपना जो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, लिसनिंग। लिसनिंग फ्रॉम द बोथ ईयर एंड द आई। अगर आपकी लिसनिंग कैपेसिटी स्ट्रांग हो जाती है तो आप समझ लो, मैंने बहुत सारे केसेस अपनी जिंदगी में लिसनिंग का जो ये आर्ट है जो हम यूज करते हैं अपने केस परसीविंग के अंदर, बहुत सारे केस निकाल दिए। मालिक की बड़ी मेहरबानी थी। सबसे पहले जो लिसनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हम देखते हैं कि जब पेशेंट अपने रूम में मेरे दाखिल होता है, जो लोग मेरे साथ बैठते हैं उन्होंने देखा होगा कि मेरे यहाँ लाइट की सेटिंग बहुत अलग तरीके। मेरे पास लाइट के सेटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स देते हैं। लाइट जो है पेशेंट के चेहरे और बदन पे ठीक से पड़ना चाहिए, तो उससे उसके हर वो पिक्यूलियरिटी जो हम नोट करना चाहते हैं, जो हम प्रिस्क्राइबिंग में यूज करना चाहते हैं। आपको एफएम 6 की एक बात बता दें, हम लोग सारे दुनिया का जो दिमाग में घुस जाता है सब कुछ कि इनका इवोल्यूशन ऑफ सिम्टम ऐसा है, इनका इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम ऐसा है, इनका इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम ऐसा है ठीक है, सबका है, लेकिन हनीमैन का है। हमने आज तक किसी के मुंह से, अच्छे अच्छे लोगों के मुंह से ये नहीं सुनने को मिला कि हनीमैन भी इवैल्यूएट किया है। बड़ा नेचुरल और बड़ा परफेक्ट। हनीमैन ने सबसे ज्यादा जिस चीज को इंपॉर्टेंस दिया है वो दिया है पेशेंट का खुद से बोलना, पेशेंट के दिल की गहराइयों से जो उसका दुख, उसका दर्द निकलता है, दैट इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडिकेटर। उसके बाद उसके जो एडिशन होते हैं, उसके फैमिली मेंबर के जो लोग, दोज हु आर कनेक्टेड विथ हिम, दिस पेशेंट, एंड द थर्ड द ऑब्जर्वेशन ऑफ द फिजिशियन। हमें आज तक होम्योपैथिक फिलॉसफी के अंदर जितने लोग हुए, किन ने अपना एक एवोल्यूशन डेवलप किया, उसके बाद बोगन ने भी अपना एक एवोल्यूशन डेवलप किया, और इसने भी ऐसा किया और उसने भी ऐसा किया। ठीक है, अपना अपना डेवलपमेंट होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हनीमैन भी कुछ कहा है। हम आपको पहले अपने गुरु के एक केस से आपका डिस्कशन सुनाते हैं कि पेशेंट एक यंग एज की लड़की थी, तो सीवियर डिस्मेनोरिया था। डिस्मेनोरिया इज एज आई कॉल द क्राई ऑफ द यूटरस। एक और यूटरस क्या है? यूटरस बजाते खुद इटसेल्फ इज द पर्सनालिटी ऑफ वुमेन है। किसी के यूटरस की सही एनालिसिस अगर मिले आपको, या एमिनोरिया से हो, या डिस्मेनोरिया से हो, या मेटोरेजिया से हो, या मेनोरेजिया से हो, या लिकोरिया से, या कोई सिम्टोमेटोलॉजी बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, आप समझ लो दैट इज द बेस्ट
इवैल्यूएशन इन ए केस ऑफ द वुमेन पर्सनालिटी। तो हम बोल रहे थे, सर ने जब उसके पास लाए उसी वक्त उसको वो डिस्मेनोरिया चल रहा था, उसको उठा के ले आए थे लोग, और मजुमदार साहब अपने हाथ में सिगरेट का पाइप ऐसे रख कर देख रहे थे, और हम केस बोल रहे थे तो मुझको ऐसे हाथ से कहा रुक जाओ, वॉच करते थे। 2 से 3 मिनट वॉच करने के बाद उन्होंने कहा गिव इट वेराट्रम एल्बम। जहां ड्रग उन्होंने बोला, मेरे जहन में बात क्लियर हो गई कि जरूर, तो मैंने फोरहेड पे ध्यान दिया, देखा कि ओल्ड स्वेट, छू के देख लिया, सर को बोला तो सर मुस्कुरा रहे थे। ये वेराट्रम एंड 200 हम लोगों ने ऑल सेक्शन में दिया। हम कभी भी इस बात को, क्योंकि ये पेशेंट का सिम्टम था और फिजिशियन की नोटिस थी, इससे अच्छा रिप्रेजेंटेशन प्रिस्क्राइबिंग के लिए और कोई सिम्टम नहीं हो सकता है। लोग हमसे पूछते हैं ये एक्यूट केस के लिए था, वो क्रॉनिक केस के लिए नहीं, एक्यूट क्रॉनिक कुछ नहीं होता है। और वो लड़की वेराट्रम एल्बम से ही ठीक हो गई। जैसे कि मुझको कुछ केसेस, एक केसेस मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ, कि पेशेंट का पैराडोनल साइनस था, बहुत ऑब्स्टिनेट होता है, जल्दी ठीक नहीं होता है। उसका ट्रीटमेंट के लिए वो लोग आए, हम ट्रीटमेंट दे रहे थे, ट्रीटमेंट के बाद अच्छा रिजल्ट हुआ, लेकिन क्योर नहीं हो रहा था। अचानक एक दिन उसकी मदर ने मुझको कहा, देखिए मेरी बिटिया के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जब भी मेरी बेटी को मेंस्ट्रुअल पीरियड होने लगता है तो उससे पहले उसको बहुत ज्यादा लूज स्टूल होता है, वॉमिटिंग होती है, लूज स्टूल होता है। किताबों में कहा गया कॉलरा लाइक सिम्टम एट द कमेंसमेंट ऑफ। 3 ड्रग हम लोग जानते हैं, तीनों में थोड़ा थोड़ा अलग अलग बात होती है। तो हमने जब देखा कि पेशेंट का ये सिम्टम सुनने के बाद स्टॉप, मैं उससे पहले उसको साजिशें दे रहा था, और जैसे ही ये सिम्टम उसकी माँ ने कहा तो मेरा ऑब्जर्वेशन उसके फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन पे पड़ा। देख रहे हो अफ्रोजन, याद रखना अफ्रोजन जो 6 की बात हम कर रहे हैं, पेशेंट्स का सिम्टम शर्माने की वजह से पेशेंट अपने से नहीं बोल पाई, उसके मदर ने कहा, सेकंड मिस्टेक, पेशेंट मदर फैमिली हिस्ट्री एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ द फिजिशियन। पेशेंट का जो बॉडी का जो शेप था वो एमोनियम कार्बोनिकम का था। वहां शेप अगर बोविस्टा का मिल जाता तो प्रिस्क्राइबिंग एमोन कार्ब का नहीं होता। कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि ऑर्गेनन को अगर बहुत सही तौर से अगर हम लोग पढ़े समझे, उसका जो हनीमैन ने पकड़ने का तरीका बता दिया, बड़ा प्रैक्टिकल है। और दूसरी जगह जिन जिन लोगों को मैंने पढ़ा है, हाँ वेराट्रम एल्बम भी है, तो हमने ये जब पढ़ा है जिन लोगों को मैंने, उनमें यही देखा सब अपने अपने हिसाब से ठीक है। दोनों पैथोलॉजिकल सिम्टम ने कह दिया, किसी ने पैथोलॉजिकल सिम्टम को काट दिया, किसी ने जनरल पैथोलॉजी का इंपॉर्टेंस दिया, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें। मेरे कहने का सिर्फ सिंपल एक वक्त है कि आप लोग हनीमून को छोड़ क्यों देते हो, यू ऐड। हमने आज तक, मुझको पता नहीं कि मुझको कोई दूसरा जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
लेकिन इस छोटे से जन्म में जो मुझको मिला है, वो हनीमैन को छोड़ के हम प्रिस्क्राइबिंग नहीं करना चाहते। और मेरा मशवरा है आप लोगों से भी कि आप लोग भी देखिएगा कि हनीमैन को अगर पकड़ के चले आप, तो आपकी लाइफ में फेलियर नहीं होगा, याद रख लीजिए। हम बात कर रहे थे लिसनिंग की बात। वुमेन की पर्सनालिटी का प्रिस्क्राइबिंग आने वाले वेबिनार में हम बोलना चाह रहे थे। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे पेशेंट घुसती है, मुझको एक केस याद है, ये लिसनिंग की बात पे कह रहे हैं, ऑब्जर्वेशन की बात पे कह रहे हैं कि जब पेशेंट इंटर हुई तो उसका सबसे पहले जो उसका जो एटीट्यूड था, वो हमारे चेम्बर को ऐसे देखी, चारों तरफ ऐसे ऐसे देखी, और उसके बाद उसके मुंह का पेशेंट कहाँ से आया था? बांग्लादेश। बांग्लादेश से पेशेंट आया था। वो लेडी आई, हम कोलू टोला का मेरा जो चेम्बर था पहले, वो छोटा सा था, और कभी कभी लाइन वाइन चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती थी, तो वहां तो मत पूछो, फिर बड़ी मुसीबत हो जाती थी। लेकिन जो लोग वो मुझसे उनसियत थी, लगाव था, भरोसा था, वो जरूर आते थे। वो बांग्लादेश से आए थे, उन्होंने देखा पहले ऐसे करके, उसके बाद और ऐसे मुंह का ये किए, मतलब हकीफ, क्या इतना नाम ये वो ऐसा, उसका जो बैठे भी नहीं, खड़ी रही, और उससे कहा कि कोई जो तकलीफ जो उसकी बात की थी, उसने बोला। हमको नहीं लगा कि वो दवा खाएगी, और उसके बावजूद भी मैंने आई गिव प्लाटिना। ये अफरोजम 153 है, अफरोजम 6 और 153 का इतना खूबसूरत इम्तजाज, मिलावट, एक्सचेंज और मर्जिंग, हम बोलते उसको बोलते हैं मर्ज, मिलाप। मेरे केसेस में बहुत जगह मिलेगा आपको। ये डॉक्टर खालिद है आपके सामने, ये बहुत साल, मेरे बहुत अर्ली स्टेज के ये लोग साथी हैं, हमारे क्लिनिक में अटेंड किया करते थे, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और आज खुद भी बहुत अच्छे प्रैक्टिस करते हैं ये लोग। इनका ये वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट में ये मेडिकल ऑफिसर हैं, इन्होंने भी कुछ कुछ अपनी केसेस खास तौर से बड़ा अच्छा से डिस्कस किया। चिमाफिला का ट्राइबल एरिया है, और ट्राइबल एरिया में जो लैंग्वेज होती है वो प्योर लैंग्वेज होती है, कोई बनावट बनावट नहीं होता। तो मैं किसी सेमिनार में वो चिमाफिला बोल रहा था, तो डॉक्टर खालिद ने बाद में हमको बताया कि वहां पर हमको ऐसे ऐसे केसेस चिमाफिला के बड़े मिल रहे, अच्छी प्रिस्क्राइबिंग होती है, बहुत अच्छी प्रिस्क्राइबिंग। खैर, हम फिर आ रहे हैं लिसनिंग के बारे में। एक वुमेन की लिसनिंग, वुमेन इंटर हो रही है, अगर वो बिल्कुल आंख ऐसे नहीं है, ऐसे आंख भी नीचे है, गर्दन भी नीचे है, अगर ऐसे इंटर होती है, one of the strongest indication in favor of that is patient is very shy, very shy। और भी बहुत सारे इंडिकेशन आते हैं, लेकिन अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, बहुत मोटी मोटी बातों को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। वो लेडी शायद याद नहीं पड़ रहा कहाँ देखा था, बहुत पहले का केस है, बहुत पहले। अब तो छोटे छोटे ये ऐसे ऐसे पर्चे में हम जहाँ याद पड़ता है लिख के रखते थे, 2-4 लाइन। खैर, तो जब मार्क कर लिया आपने, बहुत शाई है पेशेंट,
तो आप समझ लीजिए कि ये ऑब्जर्वेशन जो है वो फिजिशियन वाली बात आ गई है। थर्ड ग्रेड, यहाँ ग्रेड हम पहला ग्रेड देते हैं अकॉर्डिंग टू हनीमैन, पेशेंट का खुद से एक्सप्रेशन, खुद से एक्सप्रेशन। तो उसने ये दिखाया कि उसको जो तकलीफ थी, उसका जो नेल था पांव का, शर्मिंदगी से वो बोल नहीं रही थी। उसने दिखाया कि पांव का जो नाखून है वो टूटा फूटा है, गंदा है, बेरंगा है, बेढंगा है। तो मैंने सुन लिया, नोट कर लिया। तो ये पेशेंट की बात थी और मेरे ऑब्जर्वेशन की बात है। उसके बाद मैंने पूछा कि और बताइए आपको क्या तकलीफ होती है। ये जो लफ्ज है और बताइए आपको क्या तकलीफ है, ये आप लोग बहुत अपने दिमाग में रखा करो, जहन में रखा करो। जब पेशेंट बोलना शुरू हो करे और खत्म करने पे आए, फौरन उससे पूछो कि और आपको क्या तकलीफ। एक सीरीज उसको बिल्कुल एग्जॉस्ट कर दो, एग्जॉस्ट, खाली हो जाए, हल्की हो जाए। हम खाली होना नहीं बेहतर समझते हैं, हम ये कहते हैं कि वो मतलब एग्जॉस्ट हो जाए। और जानते हैं आप लोग, जब एग्जॉस्ट हो जाता है पेशेंट तो समझो हल्का हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी उसको कैथारसिस बोलते हैं। हम लोग का केस टेकिंग बहुत आर्टिस्टिक केस टेकिंग जो अगर होता है वो बहुत परफेक्ट कैथारसिस होता है। उसमें 60 to 75% पेशेंट बिल्कुल हल्का हो जाता है, अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि कहीं हम जाके अपने आप की सब बातें कह दी, अब मैं कुछ नहीं रहा और मेरा डॉक्टर मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट करेगा। तो जब अब बैठ गए हम लोग, बातचीत शुरू की, उन्होंने अपना केस बताना शुरू किया। और मेरी एक आदत है, जो ऑब्जर्वेशन पेशेंट में हम वॉच करते हैं उसको कंफर्म बहुत कोशिश करते हैं। क्या एंटी, अगर शाई है तो हम कोई वजह से तो शाई नहीं थी, क्या ये शाही बनावटी तो नहीं है। तो उसको हम ऐसे क्वेश्चन उनके साथ डिस्कशन करते हैं जिसके अंदर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट अपनी बात खुल के कह सके और शाही है ये कंफर्मेशन हो सके। ये 8 महीने डॉक्टर जैन कांजीलाल साहब से कहा था कि अपनी नेगेटिव बातों से उसको पॉजिटिव करो। फिर एग्जांपल हम देना चाहते हैं, जब आस्ते आस्ते बात होती है और हर बात में उस वुमेन का, अभी हम सिर्फ वुमेन ही पे भी एक एग्जांपल को देता है, तो हमने ये देखा कि पेशेंट बहुत ज्यादा बोलते वक्त बहुत ही शेकी है, दोनों ये हाथ है ना ऐसे। दिस इज ऑल्सो ए वन ऑफ द साइन टू गेनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। कभी भी पेशेंट को आप देखोगे कि ये हाथ मुट्ठियों का बंद रहना या ऐसे या ऐसे, दिस आर इंडिकेटिंग हम अपने आप को एक जगह कर रहे हैं, हम बिखर रहे हैं। और एक जगह करने का मतलब ये होता है कि हम टूटे फूटे बिखरे हुए हैं, शेकी है, शाई है, कमजोर है, वीक है, ऑल इन फेवर ऑफ द साइलेशिया पर्सनालिटी। पता चला जब उनके से डिस्कशन हो रही थी तो पता चला कि आई थी वो अपना नाखून दिखाने के लिए, एजुकेटेड लेडी थी। मैंने प्रोफेशन की जब बात की उनसे, उन्होंने कहा कि वो एडवोकेट है। एडवोकेट ना कि कैसी प्रैक्टिस होती है, ठीक है हमारा कोई अच्छा केस बताइए जिसमें आपने बहुत नाम हुआ हो आपका। तो उनके साथ उनके फादर बैठे हुए थे, उन्होंने बताया ये केस है, ये केस है और इसमें कितना नाम हुआ इनका। लेकिन अब क्या हो गया, ये इतनी शेकी हो गई है कि अब ऐसे केसेस नहीं लेना पसंद करती, इनको डर रहता है कि फेलियर हो जाएगा।
ये सुनने के बाद हम चुपचाप रहे। हम सिर्फ इतना ही पूछा कि हम तो जानते हैं कि प्रिस्क्राइबिंग के लिए सबसे खूबसूरत जगह क्या ढूंढते हैं, एक मर्जिंग ऑफ द मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम एंड रीचिंग टुवर्ड्स वन रेमेडी। तो बात ही बात में उनसे बात चली तो देखा कि पेशेंट बहुत चिड़ी है और पसीना हाथ में। चिले होने के बावजूद भी पेशेंट ये कहता है, जरा सा पंखा जोर कर दीजिए, आपको ठंडी लगती होगी। नहीं, ठंडा तो लगता है, लेकिन आपका रूम बहुत स्टफी है। हालांकि ऐसा स्टफी नहीं, खिड़कियों की सब पूरी हुई थी। कहने का मतलब है कि अगर पर्सनालिटी फीमेल साइलेशिया की है तो आपको खिले के साथ साथ थोड़ा और हवा पसंद करती, ठंडी हवा पसंद करती। ये बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं ये अगर मगर वाले क्वेश्चन मत पूछा कर रहे आप लोग यार। जो बोल रहे हैं उनको पहले सुनिए ना, पहले समझने की कोशिश कीजिए ना। हम तो ऐसे जितने सेमिनार बोलेंगे उन सबों के अंदर कुछ न कुछ ऐसी बात, इसको क्लेरिफिकेशन करने के लिए बात करेंगे ही। तो खैर, तो जब इतनी बातें आ गई कि पेशेंट चिली है, ठंडा है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं आपको, बंगाल में स्पेशली हिंदुस्तान में चिली हॉट का डिसीजन बड़े मुश्किल से होता है। हम लोगों को इस मामले में बहुत केयरफुल होना चाहिए। खैर, ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद, ऑब्जर्वेशन में क्या मिला, पेशेंट फिजिशियन का ऑब्जर्वेशन, फैमिली मेंबर का सपोर्ट फॉर प्रिस्क्राइबिंग, and the patient himself declared is equal to Silesia prescribing, and I give Silesia. Silesia के अंदर एक केस मुझको और याद पड़ रहा है। यस, एक यंग एज का लड़का था, उसको रिमेटिक पेन हो रहा था, खास तौर से टो में, एंकल जॉइंट में और हाथ में भी। वही कंप्लेन लेके आया था। तो मैंने पूरी तरह से वॉच किए, वही वॉच करने के बाद लिसनिंग की बात होती है, आंख से देखने की बात होती है और कान से सुनने की बात होती है। जब वो मेरे पास आया तो पेशेंट को देखा मैंने, थोड़ा लंबा था, अपने उम्र से थोड़ा लंबा लगा। दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द फिजिशियन which had been required in Afrozone 6, but third grade में। उसके बाद जब पेशेंट अपनी तकलीफ बताने लगा, जॉइंट्स का पेन ये वो, तो हमने उसमें देखा कि पेशेंट की आवाज जो है वो फटी हुई है। एक नया नया लड़का जो जवान होने लगता है तो उसकी आवाज कैसे क्रैक्ट हो जाती है, वो मार किया। और आप लोग ये लिसनिंग फ्रॉम द ईयर एंड वाचिंग में क्या था, लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग में कि पेशेंट अपनी उम्र से ज्यादा लंबा था। जब वो पेशेंट हमारे रूम में इंटर होना चाहे तो हमारे यहाँ एक उसूल है कि हम लोग जूता पहन के कोई हमारे क्लिनिक के अंदर नहीं आता है, नापाकी समझते हैं हम। तो वो अपना जब जूता उतारने लगा तो बहुत कहरन जबरन उतार रहा था। जब मैंने कहा कि जूता उतार दीजिए, क्योंकि वो जूता पहनी के ही अंदर आ गया था, देखा इधर उधर, मुझको भी बहुत गौर से देखा कि उसकी आरजू थी कि जूता मत खुलवाइए मुझसे आप, लेकिन जूता खोलना ही पड़ा। जूता खोलने के बाद ये देखा गया कि उसकी दर्द तकलीफ और बढ़ गई और चेहरा उसका दुखी हो गया। सब हिस्ट्री केस देने के बाद एक हम ये बताते हैं, ये हम स्कोप बता रहे हैं प्रिस्क्राइबिंग का,
और डिफेक्ट बता रहे हैं की नोट के प्रिस्क्राइबिंग का। लोग हमको कहते हैं कि की नोट प्रिस्क्राइबर की नोट, ठीक है, की नोट की प्रिस्क्राइबिंग का डिफेक्ट मेरे अंदर है, की नोट में नहीं है। तो इन बातों को वॉच करने के बाद मेरे दिमाग में यही बात आई, दिस इज अ केस इन फेवर ऑफ चाइना। हल्का सा बांध के रखे उसको, बहुत अच्छे से दबा के रखे तो दर्द कम रहेगा, और नहीं दबाए तो दर्द बढ़ जाएगा। छूने से छुआ नहीं जाएगा। दिस व्हाट आई लर्न फ्रॉम द एलेंस्की नोट। 3 मेडिसिन है। खैर, मेरा दिमाग थोड़ा कंफ्यूजन पे आ गया, किस पे चाइना देना चाहिए, या मेरे हिसाब से जो मेडिसिन आ रहा है वो फास्फोरिक एसिड आ रहा था। ऐसे में मैंने केंट रिपर्टी का सहारा लिया, और हमें याद रख पड़ता है ये, ठीक बोल रहे, हो सकता है गलती हो जाए, आप लोग ध्यान रखिएगा। शायद 1407 पेज नंबर है केंट का। केंट के रेपर्टरी का एक बहुत खूबसूरती क्या जानते हैं, राज, कि जितने उसके एडिशन हुए हैं, अभी ये बाहर वाले निकाले वो बनी, केंट का जो प्योर बुक है, पर उसका ये पेज जो है वो एक ही जैसा है, सबका एक। हम आपको एक एग्जांपल बताएं, बहुत अच्छा, उनका एक एडिशन दीवान हरिश्चंद्र साहब और डॉक्टर पी.आर. स्मिथ का निकाला हुआ है। उस पर जितनी एडिशन होने के बावजूद भी पेज नंबर फर्क नहीं पड़ा है। मैं वो मेडिसिन, वो केंट की रिपर्टरी भी अपने साथ रखता हूँ। केंट की रिपर्टरी का जो कलेक्शन है ना सिम्टम का, मेरे हिसाब से अब तक बहुत परफेक्ट है। और खास तौर से जब ये एडिशन आ गया पी.आर. स्मिथ साहब का, डॉक्टर दीवान हरिश्चंद्र साहब का, तो मैंने उसी का एक एडिशन ऐड करके सिंथेसिस में एसेंशियल है, उसके अंदर ये मैंने उसको बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, अपने पास हम रखते हैं उसमें, लेकिन पेज नंबर बिल्कुल अलग है। तो तकरीबन ये 1407 ऐसे ही कुछ होगा। उसके अंदर और भी कुछ मेडिसिन है जो टच अग्रेवेट्स बट रिलीफ हार्ट प्रेशर। बहुत हार्ट प्रेशर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक ऐसा प्रेशर जिसमें उसको कंफर्ट फील होता है, जो टच से नहीं, जो टच से बढ़ जाता है। चाइना के साथ रेमेडी फास्फोरिक एसिड भी है, एंड आई गिव फास्फोरिक एसिड। एंड आप लोग सारे लोग जानते हैं कि फास्फोरिक एसिड हम बंगाल वाले, स्पेशली कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज वाले जो होते हैं, वो 18 प्रिस्क्राइब करते हैं, फास्फोरिक एसिड 18, और मैंने 18 दिया। 18 के 9 डोजेस दिए, दिन भर में 3 टाइम, 3 दिन के लिए। और मैंने कहा कि फिर आप प्लासिबो के साथ 1 महीने के बाद बताओ, मार्वलस रिजल्ट। दिस इज वन ऑफ द स्कोप ऑफ होम्योपैथिक मेडिया मेडिका and so called, I am not saying limitation of the keynote, so called बहुत सारे केसेस के अंदर मुझको भी चाइना ही मिला, और चाइना के अंदर मैंने रिजल्ट देखा। बहुत केसेस मिले मुझको चाइना के। एक बार हमारे सीनियर लोग हैं, वो डॉक्टर शिव मूर्ति सिंह उनका नाम है, इलाहाबाद के, वो आप समझ लीजिए कि बड़े जबरदस्त प्रैक्टिशनर हैं, और
हमारे कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में हमारे सीनियर थे। आई ऑनर्ड हिम एज वन ऑफ माय सीनियर, और वो भी कभी कभी हम लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनसे भी बहुत सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि वो भी कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के सीखा है उन्होंने। दुबे जी के बहुत खुसूस, बहुत खास तौर से वो स्टूडेंट थे। तो मैंने अपने भी वेबिनार में बहुत दफा उनको बुलाया है, और बुलाने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस किया। वो भी एक दिन मुझको बता रहे थे बात ही बात में, चाइना का सेंसिटिव टू टच, रिलीफ हार्ट प्रेशर, वो भी कोई रिमाटिज्म और गाउट का केस कुछ बता रहे थे। मेरी एक आदत है कि अपने बुजुर्ग के सामने, अपने सीनियर के सामने जब वो कुछ बोलते हैं तो ये नहीं जताने की कोशिश करते कि ये हम जानते हैं, नहीं करना चाहिए भी। अगर करने की जरूरत पड़े तो बहुत दबे लफ्जों में, बहुत हम्बली कहना चाहिए। तो उसमें हमने ये ध्यान दिया कि मैंने कुछ बोला नहीं, ऐसा लगता है कि हम जानते ही नहीं। लेकिन ये ठीक हम बता रहे हैं आपको, आप लोग कभी कभी देखिएगा जिसके अंदर आपको बहुत सारे, आप लोग खुद एक बार कैंट की रिपर्टरी को देख लीजिएगा। कहने का मेरा मतलब है वॉचिंग स्पेशली इन आवर फर्स्ट इंटरव्यू, सेकंड, हर इंटरव्यू में कभी कभी क्या होता है कि पहले इंटरव्यू वाली कोई गलती जो होती है केस की, वो दूसरे इंटरव्यू में साफ हो जाती है, और कभी कभी पहले वाली में जो कमी रह जाती है वो दूसरे इंटरव्यू में उभर के सामने आ जाती है। और ग्रेजुअली हमको पेशेंट की प्रिस्क्राइबिंग का परफेक्टनेस मिलता जाता है। मैंने बहुत दफा ऐसा भी देखा है कि केसेस के अंदर मुझको पहले फर्स्ट फ्यू प्रिस्क्राइबिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है, लेकिन पेशेंट इंसिस्ट किया, रुका रहा, जिद किया कि आप बोलिए, आप कीजिए ट्रीटमेंट, हम देखेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। ऐसे केसेस में मैं ये कहूंगा कि मुझको बहुत ज्यादा हिम्मत मिलता है वॉच करने का, और उसके बाद ग्रेजुअली एवरी स्टेप में हम कंफर्मेशन करते चले जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग की। हम अभी मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, स्पेशली फीमेल केसेस में, कि फीमेल केसेस कभी भी एक इंटरव्यू में, एक सिटिंग में बहुत क्लियर नहीं होते, और आप उस पर जबरदस्ती भी मत किया करो। जबरदस्ती में वो जवाब जो होगा वो बनावटी जवाब हो जाएगा, हेल्पफुल नहीं होगा। स्पेशली रिलेटेड टू द क्वेश्चन ऑफ फीमेल्स के जो अपने पर्सनल क्वेश्चन होते हैं वो बड़ा मुश्किल हो जाए। जैसे प्रेगनेंसी के क्वेश्चंस बहुत मुश्किल होगा, मेंस्ट्रुअल क्वेश्चन बहुत मुश्किल होगा, लिकोरिया के क्वेश्चन बहुत मुश्किल, उसके सेक्स के क्वेश्चन बड़े मुश्किल हो जाते। ऐसे भी हम लोग के इंडियन कल्चर के अंदर पेशेंट का, स्पेशली वो हनीमून ने अफरोजम एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस में जो कहा है अबाउट सेक्स, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रिस्क्राइबिंग के लिए, उसमें कोई शक नहीं, कोई शक। मुझको याद पड़ता है कि ये सब केसेस मुझको सबसे ज्यादा गांव देहात के केसेस में बहुत मिलते हैं, बहुत ओपन फ्रैंकनेस। मुझको प्रिस्क्राइबिंग, सीपिया का जो प्रिस्क्राइबिंग बहुत जगह, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ द चॉइस ऑफ द सेक्स, मैंने बहुत किया है और बड़े लाजवाब रिजल्ट आए। और जहां इसमें हम दोनों तरह से बात करते हैं, कभी कभी पेशेंट के हस्बैंड से कंफर्म करते हैं और
कभी कभी पेशेंट का खुद से पूछते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है। डिपेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन पे, टेम्परामेंट पे, और जो जो ये होता है अपना जो रिपुटेशन होता है। बहुत से पेशेंट किसी किसी फिजिशियन के साथ बहुत खुल जाते हैं, बहुत से पेशेंट किसी किसी फिजिशियन के साथ नहीं खुल पाते। ये खोलने का भी आर्ट जो है बड़ा इम्पोर्टेंट आर्ट है। मैं बहुत जगह खोल भी लेता हूँ और बहुत जगह नाकाम रहती है। नाकामी में मुझको बहुत दूसरे जगह से सिम्टोमेटोलॉजी, अगर पेशेंट पल्साटीला का है तो अगर यहाँ पल्साटीला नहीं मिल रहा है तो कहीं तो और दूसरी जगह पल्साटीला मिलेगा ही ना। ये मेरी फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग की। ये फिलॉसफी कि अगर आपको एक जगह नहीं मिल रहा, अगर वो सही पल्साटीला तो दूसरी जगह मिलेगा ही मिलेगा, और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत अच्छे से वो प्रिस्क्राइबिंग कर सकेंगे आप तो। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि आप लोग कोशिश कीजिए कि हर केस के अंदर दिल लगा के लगे रहे, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई सूत्र मिलेगा ही प्रिस्क्राइबिंग का। हम यहाँ एक केस बहुत पहले का आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। गांव देहात में जाया करते थे, यहाँ हावड़ा से आगे एक जगह है नौलपुर कह के, वहाँ एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, उनके यहाँ जाया करते थे। और वहां पर हम जाके देखते हैं कि केसेस देखा करते थे, तो उसमें एक बहुत अच्छे केसेस मुझको याद है। फास्फोरस का लाजवाब केस ड्रीम के ऊपर मैंने प्रिस्क्राइब किया था, वीडो लेडी का। तो उस केस में शादी हो गई थी, बच्चा नहीं हो रहा था। नाना बेटी आई है, ये कौन है? ये देखो कौन है, आका। तो उस केस में क्या मैंने देखा कि पेशेंट, जब हमने सब सवाल पूछ लिया और घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं हम कि कैसे उससे उसका सेक्सुअल रिलेशन के बारे में पूछे। खैर बहुत हिम्मत करके मैंने उससे पूछा कि आपके हस्बैंड के साथ, बंगला में उसको बोलते हैं, बंगला में उसको बोलते हैं जो सेक्सुअल जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं अपने हस्बैंड के साथ सोना, बंगला में बोलते हैं उसको। तो ऐसे केस में हमने ये देखा कि जैसे ही मैंने ये पूछा, उसका जवाब एक पहला जो तो उसका ये आंख मुंह सब नीचे, और नीचे होने के बाद थोड़ा चेहरा पे ऐसा लगा था कि उल्टी हो जाएगी। डॉक्टर अंसारी का एक क्वेश्चन था कि डॉक्टर अंसारी का एक क्वेश्चन था डिजायर एवर्शन के बारे में। यहाँ पर हम एवर्शन की बात बोल रहे हैं। इल्हाम देख लो, हम बोल रहे थे जाओ लेके जाओ उसको, फिर वही। तो हमने ये देखा कि कभी भी कोई चीज अगर एवर्शन के लेवल में है, ले जाओ यार उसको, ले जाओ उसको, ले जाओ तुम। तो कभी भी एवर्शन के लेवल में होता है तो मैं सबसे पहले उसका चेहरा एक्सप्रेशन, अगर सही मानो एवर्शन का लेवल है तो उसको एक तरह से फीलिंग होगी नॉर्सेटिक फीलिंग, एक बहुत साफ एक ये। उस लेडी में मैंने ये देखा कि जब ये बात मैंने पूछी इसके डिजायर के बारे में, तो उसने बहुत अच्छे से सिर्फ इतनी कहा, एंड आई कंसिडर सीपिया एंड सीपिया इन सीएम। ऐसे सीपिया सीएम के मेरे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें मुझको परफेक्ट मिल गया। अगर सीपिया है देन रिजल्ट होता ही है।
वो भी बाद में जाके प्रेग्नेंट हुई। और ऐसे बहुत सारे केसेस मुझको मिले हैं जिसमें सीपिया ने बहुत अच्छा साथ दिया मेरा। और ये एवर्शन का लेवल याद रखा, या खाने के लेवल में हो, या पीने के लेवल में हो, या घरेलू अंडरस्टैंडिंग के लेवल में, अगर चेहरे से कराहियत का एहसास हो तो आप ये समझ लो कि वो एवर्शन है। और किसी चीज के बारे में अगर हम पूछ रहे हों और उसके अंदर पेशेंट के अंदर ये बात आ जाती है, खाने पीने के डिजायर अगर हम पूछ रहे हैं, क्रेविंग के लेवल में बात करें, तो पेशेंट को ये देखते हैं जिस चीज पे उसकी क्रेविंग है, अगर वो उसको डिस्कस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो उसके मुंह में थोड़ा सा सलाइवा आ जाता है। ये आप ला नहीं सकते हो, या आपका अंदर का जो सिस्टम है, अंदर में छुपा हुआ आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अंदर में छुपा हुआ जो आपका ड्रग है, वो चेहरे से बाहर आ जाता है। और ऐसे केसेस में बहुत आसानी के साथ हम लोग डिजायर, क्रेविंग के लेवल में, एवर्शन के लेवल में हमको मिल जाता है कि पेशेंट के चेहरे से कराहियत का एहसास होता है। हम फिर केस टेकिंग में हम आ रहे हैं, स्पेशली फीमेल के लिए। थोड़ी थोड़ी बातें, केस टेकिंग का ऐसा है कि कोई एक चैप्टर में या एक वेबिनार में खत्म नहीं होगा, थोड़ी थोड़ी सी बात हम आपको बोलते जाएंगे, बताते जाएंगे, वो ठीक रहेगा। तो हम ये बात कर रहे थे कि पेशेंट के केस के सिलसिले में हमको जो पहली नजर बहुत अच्छी होनी चाहिए वो है केसेस की हिस्ट्री में सीक्वेंस का नोट करना। आप मेरे यहाँ जो लोग करते हैं, बैठते हैं, उनको बहुत ज्यादा इस बात का ख्याल रखना पड़ता है, और जो आप लोग सुन रहे हैं वो भी ध्यान से इस बात का ख्याल रखिए कि बीमारी का जब फैमिली हिस्ट्री हो या पर्सनल हिस्ट्री हो, सीक्वेंस जरूर दीजिए। करने का तरीका क्या है, जैसे मैंने कहा कि फैमिली हिस्ट्री अगर ले रहे हैं आप और आपको इनक्यूरेबल पेशेंट पकड़ना है, तो हमेशा माँ बाप के डेथ का एज पास में लिख दो। और जो बीमारियां बहुत ज्यादा आ रही हैं, इनक्यूरेबल टाइप की बीमारियां, या उसको ये बोलते हैं कि ऑटो इम्यून की डिजीजेस की बीमारियां, और ऐसे जिस तरह की बीमारियां होती है, उसको भी बहुत अच्छे से मार्क कर दीजिए। वो मार्क करने से लास्ट में जब हम लोग एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, तो पता चलता है कि ये पेशेंट इनक्यूरेबल है और क्यूरेबल है। फिर हम आते हैं सीक्वेंस के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे थे, क्या सीक्वेंस होना चाहिए। तो सपोज खास तौर से सीक्वेंस में हम आपको आज के जमाने में बहुत सारे ऑब्स्टिनेट डिजीजेस मिल रहे हैं, जैसे ऑटिज्म हुआ, और बिहेवियरल डिफेक्ट के ऊपर जो बहुत सारे केसेस मिल रहे हैं। ऐसे केसेस में हम यही नोट करते हैं कि जो भी पढ़ा, पहले तो ये बात बिल्कुल कंफर्म है, हम सिर्फ अभी वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में नोट करके रखो, ऐसे बीच में बोलने से कोई फायदा, नोट करके रख दो। खैर, हम बोल रहे थे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के जमाने में जो हमको परेशानी होती है वो है वैक्सीनेशन का। सबसे पहला वैक्सीनेशन जन्म के बाद ही वो तो बिल्कुल पता चल जाता है कि बीसीजी डाल देते हैं लोग बिना पूछे। उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो बीसीजी कब पड़ा, इस बर्थ का दिन, और बीसीजी पढ़ने के बाद क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं।
वो नोट कर लेने का होता है। माँ बाप को कभी कभी हम लोग उसको ट्रेन करते हैं, हम लोग माँ बाप को क्या बोलते ट्रेन करते हैं कि देखिए वैक्सीनेशन के केसेस में जो पहले पुराने के पेशेंट होते हैं वो लोग तो, लेकिन जो नए नए आते हैं थोड़ा उनमें डिफिकल्टी होता है। तो उसके अंदर पेशेंट के साथ जब हम लोग बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए, ऐसे नोट करके लाइए, वो भी बड़ा मुश्किल होता है कि वो अपने बच्चों में, अपने घर के हालात में ये सिम्टम, ये बात एलिमेंट्स इंपॉर्टेंस, ये बात समझ में नहीं आई इनको कि ये जरा सा डिटेल लिख के भेजिए। तो हम उसमें सबसे पहले कोशिश करते हैं कि जो भी वैक्सीनेशन पड़ा है और दूसरे वैक्सीनेशन तक कितना दिन का गैप है और उस गैप में क्या क्या चीज की तकलीफ डेवलप हुई है, तो डेट और उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है कि वैक्सीनेशन के कार्ड आते हैं, वो मदर को हम बोलते हैं वो आप दूसरी दफा लेके आओ, और अपने जो हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं वो लोग इस पर काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, वॉच करते हैं कि कहाँ कब कब ऐसा हुआ है, और फिर हम लोग नोट करते हैं कि पेशेंट के अंदर किस वैक्सीनेशन का ज्यादा पॉइजनस इफेक्ट है और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। मुश्किल है, हम ये जानते हैं बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमको भी मुश्किल हुआ और होता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम कोशिश करते हैं कि हम यहीं तक अभी रखते हैं इनका क्वेश्चन। इफ पेशेंट्स क्रैबिंग फॉर सॉल्ट आफ्टर गिविंग एडवाइस नॉट फॉलो, then how can remove obstacles and prescribe single or in repeated dose, and how manage case। ये क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आया, जो मुझको समझ में आया बता देते हैं। अगर पेशेंट नहीं मानता है तो उस पर आपका कोई दोष नहीं, उसको आप कोशिश कीजिए कि वो जो सॉल्ट का डिजायर नहीं छोड़ रहा है उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करने के लिए, और ग्रेजुअली हम लोग ऐसे ही करते कि पेशेंट को कहते हैं थोड़ा थोड़ा कम कीजिए, नहीं तो आपका ये ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, इसके ये उसको फिर ये बताना शुरू करते हैं कि इसके लेने से आपके बॉडी के अंदर कितना डिफेक्ट होगा, कितनी परेशानी आएगी आपको। तो ऐसे सजेशन, काउंसलिंग एंड ग्रेजुअल निकालने से हम लोग को आसानी के साथ पेशेंट जो है राजी हो जाए। एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंस इन प्रिस्क्राइबिंग, यस बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा। हम आपको ये क्वेश्चन है शिफा सिराज। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हम लोगों को अपने प्रैक्टिस में हमेशा, अभी मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा था ये एलिमेंट्स की ही बात कर रहा था, वैक्सीनेशन, और दुनिया में इतनी तरह के एलिमेंट्स हैं मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसा फिर कभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग भी एलिमेंट के बेसिस पे करते हैं, और मुझको बहुत सक्सेस मिलता है। पिछले बहुत दफा में मैंने एलिमेंट्स के ऊपर सिर्फ एलिमेंट्स को कंसीडर करके मैंने देखा कि दूसरा भी ड्रग वही आ गया जो एलिमेंट्स के काउंट में आता है। जैसे कि एक बहुत कॉमन है एपोनाइट का सिम्टम, इग्निशिया का, एलिमेंट्स ग्रीफ का, नाइट्रमोल है, फास्फोरिक एसिड है,
और इससे ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, जिसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि एलिमेंट्स का इंपॉर्टेंस कहाँ प्रिस्क्राइबिंग के लिए आता है। बहुत सारे किताबें ऐसी हैं, होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका की बात कर रहे हैं, आप खास तौर से रेपर्टरी में जाइएगा, मेंटल सिम्टम के जो एलिमेंट्स हैं वो सिंथेसिस में पहले ही में दे दिया उन्होंने, और उसमें मैंने वॉच किया है, सबके रिस्पेक्ट एंड ऑनर को मेंटेन करते हुए आज के जमाने में अर्ली एज में बहुत छोटे उम्र के जो बच्चियां होती हैं, गर्ल्स होते हैं, स्कूल गर्ल्स, उनको उनके केसेस में मुझको बहुत ऑब्जर्व करने को मौका मिला है कि अर्ली स्टेज में उनके साथ बड़ी ज्यादती हो जाती है, सेक्सुअल ज्यादती हो जाती है। वो किसी से कुछ कह नहीं सकते। दो फैक्टर होता है, एक तो जो अब्यूज किया है होता है उसकी पर्सनालिटी, बहुत बड़ा कोई रिलीजियस लीडर होता है या लेजिस्लेटिव काउंसलर होता है, और दूसरा ऐसे लोग होते हैं जो उम्र में उससे बहुत बड़े होते हैं। इन लोगों में ये डिस्क्लोज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमको लगता है शायद सिंथेसिस के अंदर ये बात है, और कोई रेप का ऐसा कुछ ऐसा, लेकिन हम उसको अभी तक यूज नहीं किया है। हम इतना जानते हैं, हम सिर्फ इतने ही मार्क करते हैं, वॉच करते हैं। बहुत जगह हम पेशेंट लोगों को ये देखते हैं कि पेशेंट हमसे नहीं बोलते हैं। जब हम सवाल ये पूछते हैं, इज देयर एनी हिस्ट्री ऑफ रेप और मिसट्यूनिंग विथ यू रिगार्डिंग द सेक्स इन योर अर्ली स्टेज, स्पेशली अनमैरिड वुमेन, जब हमारे पास आती हैं लोग, उसका दो जवाब होता है, एक स्ट्रांगली ना ऐसा नहीं हुआ है, और एक चुप हो जाना, जवाब नहीं देते हैं। मैंने ऐसे केसेस में मोस्टली जो देखा है, और जो और भी सिम्टम होते हैं, ऐसी बात नहीं। हम फीमेल के केस आज डिस्कस कर रहे हैं केस में, तो फीमेल की बात करेंगे। तो उसमें मैंने यही देखा कि पेशेंट जो है शर्म से आंख झुका देता है या जवाब नहीं देता है, मोटा मोटी कंफर्मेशन हो जाती है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो होता है, उस पे अगर मुझको पता चल जाता है, दो ड्रग का हम बहुत ज्यादा दिमाग में रखते हैं, और उसके साथ भी आते हैं मेडिसिन। एक तो स्टेप्सिगेरिया होता है, 5-6 ड्रग आप याद रख लो, स्टेप्सिगेरिया, नेट्राम्यूर, इग्नेशिया, फॉस्फोरिक एसिड, इपिकाक भी, और अमेटालिकम। ये कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जिसके अंदर एक फीलिंग ऑफ ह्यूमिलिएशन, उसके बाद डीप ग्रीफ विच इज नॉट गोइंग टू शेयर टू एनी अदर्स, अपने माँ बाप को भी नहीं बोल सकते। एक पहले कोई एक टीवी में प्रोग्राम हुआ करता था, वैसे मौका तो हमको मिलता नहीं था, लेकिन कभी कभी देखने को मिल गया था। वो कोई नाम भूल रहा है, कोई सत्यम में या ऐसा करके कोई प्रोग्राम था, जिसके अंदर एक दफा उन्होंने दिखलाया था, एक लेडी का केस था जिसको रिपीटेड उसके अपने घर के अपने फादर की उम्र के लोग थे, और जब उसके फैमिली के मेंबर चले जाया करते थे तो वो आके कुछ टीचर के बारे में कहा था, किसी ने
फैमिली फ्रेंड के बारे में कहा था। तो ऐसे केस में ये रिपीटेड केसेस मिलते हैं। कहने का मेरा मतलब था, अगर आप अपने पेशेंट के, अपने फिजिशियन के पास जा रहे हो, एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। हाँ हाँ, ये ठीक बोला, सत्यमेन सत्य जयते। में विद्यते, हाँ, सत्य में विद्यते अमृतम। जी। ये कौन थे पता नहीं इसमें। तो उसके अंदर मैंने आमिर खान, हाँ ये आमिर खान का। तो हमने ये दिल में सोचा, इसमें दो फैक्ट होता है। फैक्ट ये है, कुछ तो अपनी भी ख्वाहिश होती है, क्योंकि सिक्स एक ऐसा फैक्टर है जिसके अंदर वो एक वक्त और टाइम की जरूरत है। उसके बाद ग्रेजुअली ग्रेजुअली जो अंदर का अनकॉन्शियस लेवल होता है, प्योर पवित्र, वो उसको डराना शुरू कर देता है, धमकाना शुरू कर देता है, बचाना शुरू कर देता है, और सीधे राह पे चलने के रास्ता दिखाता है। ऐसे केस में पेशेंट फिर ग्रेजुअली अपने आप को सम अप कर देता है और उससे तौबा तिल्ला कर लेता है, छोड़ देता है, नहीं करता है, और रिजल्ट करके एकदम बिल्कुल निकल आते हैं। कभी कभी उस केस के, मुझको कुछ केसेस ऐसे भी मिले हैं जिसके अंदर लोग धमकी देते हैं कि हम तुमको बोल देंगे, तो या बोल दो, किसको बोलना है बोल दो। थोड़ा सा बोल्ड एटीट्यूड लेने के बाद, लेकिन ये तो अलग एक पार्ट हो गया, लेकिन जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस मैंने दिखे वो बहुत खराब दिखा है। स्पेशली मैंने खास तौर से उन केसेस में जिसके अंदर डिस्मेनोरिया मैंने देखा। डिस्मेनोरिया इज ए क्राई ऑफ द यूट्रस as well as cry of a human insult. Human insult ऐसा हुआ है, she is not able to express. एक लेडी मुझको याद पड़ती है, वो फ्रॉम पंजाब की तरफ से थी। केस टेक लेने के बाद जो मैंने इस स्पेशली इस पॉइंट पर मेरा डाउट हुआ, तो मैंने डिस्कस किया, तो बड़ी मुश्किलों से रोते हुए उन्होंने ये बताया, यस, वो जिस मंदिर में वो पूजा करने जाया करती थी, हर जगह पे छोटे छोटे मंदिर हुआ करते थे, तो वो जाके वहां पर वो जो पुरोहित था, जो उन्होंने उसके साथ मिसबिहेव किया, मिस ट्यूनिंग, एंड पेशेंट उसको दबाए रहा, दबाए किसको कहे। एंड आई हैव गॉट अ सीवियर डिस्मेनोरिया इन दैट केस। क्यों? फीलिंग ये थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों। वो रो नहीं सकी, चिल्ला नहीं सकी, शिकायत नहीं कर सकी, अपने आप को बता नहीं सकी किसी को, एंड दिस इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्ट बाय डिफरेंट वे। बहुत सारे केसेस ऐसी होती है जिसपे एक जगह का चोट यहां अगर नहीं हुआ तो दूसरे बॉडी के हिस्से से रिप्रेजेंट करता है बॉडी का एफर्ट। बॉडी का एफर्ट जो होता है वो हमेशा उसकी कोशिश होती है नेचर की कि अंदर में दबी हुई कोई भी चीज रहती उसको वो बाहर फेंकता है, दूसरी जगह फेंकता है। इसी बैकग्राउंड के ऊपर ये जो कॉपर टी होता है ये बनाया गया है, हर वक्त अंदर रहता है और यूट्रस में और थिरकता रहता है, जिसके वजह से कोई कंसेप्शन आ नहीं सकता उसके। तो ऐसे केसेस में हम लोगों को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अपने बॉडी का जो लैंग्वेज है वो अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। ये किताबों में जो नॉलेज वॉलेज फॉलो ये सब की बात नहीं करते,
नॉलेज में इस पे पेशेंट को ये देखता है कि उसका पेशेंट, जैसे मैं एक जगह बता चुका हूँ, किसी फीमेल का कोई बहुत डीपली क्राइसिस अगर है मेंटल लेवल का, तो वो डिस्मेनोरिया की सूरत में निकलता है। और कभी कभी मेनोरेजिया के केसेस में, मेनोरेजिया के केसेस में सफाई, यूटरस अपने आप को साफ करता रहता है। ये कंसेप्ट मैंने बहुत 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 केसेस फीमेल के देखने के बाद ये एनालिसिस किया है कि मेटोरेजिया इज नथिंग बट द in fact is a cleansing of some sexual dishonesty। ऐसे केसेस में हम लोग बहुत अच्छे से, ये सब सिंबॉलिक एडमिनिस्ट्रेशन है और हमको उस सिंबॉलिक सिम्टम से निकालना है उनके दिल में बैठी हुई बातों को। अभी भी बहुत सारे केसेस मुझको ऐसे मिलते हैं जिसके अंदर ऐसी हिस्ट्री मिलती है, तो वहां पेशेंट से पूछे इंसल्ट है या दुख है, मामला वो तो इंसल्ट भी है दुख भी है। ये कुछ मेडिसिन जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है उस पर ये सब आ जाते हैं। अगर ऐसे ही सुख दुख का हिस्ट्री, इंसल्ट का हिस्ट्री इतना डीपली है कि पेशेंट मजबूर हो जाता है टू अटेम्प्ट सुसाइड, नेवर फॉरगेट ऑरम मेटालिका, नेवर फॉरगेट। अभी हम देखेंगे जब मौका मिला आप लोगों के साथ पर्सनालिटी ऑरम मेटालिकम की पर्सनालिटी का डिस्कशन करते हुए, तो हम डिस्कस करेंगे कि ऑरम की पर्सनालिटी में कैसे पेशेंट कैसे बात करता है। तो ये हम कुछ केस टेकिंग के बातें आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, जो केस परसीविंग में स्पेशली फीमेल को लेकर हम लोग को मिलता है। और यहाँ एक क्वेश्चन था भिमानी जी का, वो मैंने डिस्कस कर दिया। और बीच में कुछ क्वेश्चन आया था, देखो अगर कुछ हो सकता है तो बताओ, फिर अभी बोल देते। पहले का जो क्वेश्चन निकल गया, मिला उसका तो जवाब आप एक्सप्लेन कर दिया। एलिमेंट वाला एक क्वेश्चन था और क्या? वो वाला भी इसका था ना, एलिमेंट्स का इम्पोर्टेंट क्या है, हाँ वो तो इम्पोर्टेंस। बोल दिया मैंने, वो जो बस बोल बोल दिया दिया। उसको बस। हाँ हाँ, तो रिप्लाई तो है सारे क्वेश्चन का। ये अरविंद साहब को ये बोल दो कि हमने साइक्लिमिन के ऊपर बहुत जबरदस्त डिस्कशन किया है, बहुत जबरदस्त, बड़े खुल के उसके कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइबिंग के डिस्कशन की। इतना सिमिलरिटी इसका पल्सटीला के साथ है, दोबारा बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कोई देख लो क्वेश्चन जो है। और ये फ्राइडे 28 से जो आपका जो वेबिनार स्टार्ट होने वाला है फरवरी सीरीज का, तो उसमें बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग इन वुमेन क्या है, कितने ड्रग पढ़ाएंगे, कितने रेमेडी पढ़ाएंगे, या फिर सिर्फ मेंस्ट्रुएशन की बात होगी, या लिक्वेरिया की बात होगी, या थेरेपेटिक्स बात होगी, तो क्या है। तो इस पे क्वेश्चन पूछ रहे, तो उसका थोड़ा हम इसमें सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिकेशन को दिखाएंगे जिसके जरिए वुमेन के अंदर प्रिस्क्राइबिंग किया जाता है। पहले तो हम मेंसेस की सूरत में दिखाएंगे, उसके बाद मेरी कोशिश आगे चल के अगर हुई तो हम ये देखेंगे उसके अंदर लिकोरिया पे डिस्कस करेंगे। लिकोरिया के बाद अगर मौका मिला तो हमको डिस्मेनोरिया पे डिस्कस करें। डिस्मेनोरिया एंड मेनोरेजिया दो इंपॉर्टेंट, मैंने कहा डिस्मेनोरिया इज ए क्राई, इंटरनल क्राई of some deep grief or deep insult through the dysmenorrhea, और menstruation तो आई है। तो ऐसे केसेस में हम ये करना नहीं चाह रहे थे, हम
लेकिन क्या करें, मजबूरी में करना पड़ रहा है कि बहुत हम अपने, अब जो लोग हमारे पास आ वो बहुत मैच्योर्ड हो चुके हैं। ये बिनानी जी का क्वेश्चन और इस तरह से बहुत सारे लोग क्वेश्चन जो करते हैं उसमें हमको ये पता चलता है कि इनकी मैच्योरिटी प्रिस्क्राइबिंग की बहुत अच्छी आ रही है। तो ऐसे हालत में हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भी इनके अंदर और मैच्योरिटी प्रिस्क्राइबिंग किया जाए। इसलिए मैंने ये चूज किया था कि वुमेन की पर्सनालिटी अगर आप अच्छे से करेक्ट कर दोगे तो आने वाला जो बच्चा होगा, जो नस्ल होगा, जो जनरेशन होगा, वो बड़ा हेल्दी होगा। उसके बाद अगर मुझको मौका मिला तो हम कोशिश करेंगे कि क्या अगर कोई काम की शुरुआत में नेगेटिव बोले, उस काम के सक्सेस पर तो ये भी एक शाई है क्या? शुरुआत में नेगेटिव बोले, हाँ, उस काम के सक्सेस पर तो फिर ये भी एक शाई है क्या? नहीं, इनको बोलिए कि ये क्वेश्चन मुझको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ये गौरंग साहब भी आ गए हैं, वाह, वेलकम जी। कैसे हैं सर? गौरंग जो है मेरा बहुत पसंदीदा होम्योपैथिक डॉक्टर है। जब मैं कभी बीमार पड़ूंगा तो कहूंगा कि गौरंगी है, मुझको आके ट्रीटमेंट करे। मेरा सौभाग्य हो गया। थैंक यू सो मच फॉर थिंकिंग ऑफ मी इन दैट वे। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बहुत मेहनत करता है और हर वक्त मेहनत करता ही रहता है। मैंने इसको बॉम्बे में इसको देखा और दिल्ली में एक डॉक्टर ज्ञान है, वो भी लगे। तो जो लोग लगे रहेंगे वो नदी पार करेंगे ही करेंगे। थैंक यू। और नहीं तो बीच में डूब जाते हैं लोग। जो जिसका एफर्ट रहता है, एफर्ट ही आदमी के लाइफ को जिंदा रखता है। तो गौरंग, तुम्हारा भी कोई क्वेश्चन होगा तो पूछो। मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सर, लेकिन मैं आपको बहुत साधारण सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है आपके लिए। 2 क्वेश्चन और चला गया। जी हम देख रहे हैं। हाँ, नोट करके देखो। हाँ, तो प्रायोरिटी दो गौरंग को। हाँ जी। तो सर मैं आपको ये पूछ रहा था कि मीन्स यू हैव सीन लाइफ इन डिफरेंट लेवल्स, यू नो, आपने जिंदगी बहुत ज्यादा देखी है, आप हमारे से बहुत ज्यादा जिंदगी देखी है, अलग अलग लेसन्स आपने लिए हैं। आपके जिंदगी में सबसे बड़ा, यानी आपके लिए what was the biggest lesson that you learned in your life in the last few years? What was the biggest lesson you learned and what was your main learning from it? उसमें से आप क्या सीखे, कैसे उभरे, कैसे इवॉल्व हुए? मेरा थोड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है सर, सॉरी, बट आप मेरे लिए एक मेंटोर जैसे हो, इसीलिए इस क्वेश्चन को तुम घुमा फिरा के बार बार पूछते रहते हो हमसे। कभी किताब के बारे में पूछते हो। अभी मेरा रेमेडी ऐसा है, अभी क्या करेंगे? नहीं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, हम बता रहे हैं, हम आपको उसी का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जैसे कि एक एक्सपीरियंस हो, मेरे प्रिस्क्राइबिंग में एक टर्निंग पॉइंट आया है। वो ये आया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अगर ड्रग आपने निकाल दिया किसी का, तो वैसे केस में ज्यादा हेरा फेरी करने का जरूरत नहीं पड़ता है और न ज्यादा एक्यूट प्रिस्क्राइबिंग की जरूरत पड़ती है। मैं तुमको बहुत सारे अपने केसेस में हाल फिलहाल में 5 साल के अंदर का बता रहा हूँ, जिसमें लोग हम जानते हैं इसके प्रिस्क्राइबिंग में ये पल्सा ढीला है, अचानक कोई दूसरा एक्यूट फेज लेके आया है, समझिए। अब लेने के बाद हम क्या करते हैं, एक्यूट ले लिया केस, सुन लिया, सुन के हम वही उसका पल्सा ढीला दे देते हैं। अभी जो लोग मेरे पास बैठते हैं वो भी देख रहे थे और वो बड़ा लाजवाब रिजल्ट होता है। तो मेरी फिलोसफी क्या है यहाँ कि अगर तुम पल्सा ढीला हो, कल पल्सा ढीला हो, तो तुम्हारा अंग पल्सा ढीला होगा। तुम्हारा हर बीमारी रिक्वायर करेगा पल्सा ढीला देने का। इस पे ये कभी मत सोचा, अगर पल्सा ढीला है
थोड़ा पुराना हो रहा तो साइलेशिया दे दिया जाए। ऐसी बहुत सारी बातें लोगों ने कह के, हमारे प्रोफेशनल सीनियर लोग ये कह के बहुत गलत काम किया। हम लोग को कंफ्यूज हो चुके हैं इसमें। ये कंफ्यूजन मेरा कट गया। हमने बहुत सारे एक्यूट मेडिसिन के अंदर बहुत सारे क्रॉनिक केस निकाले हैं। ये अभी मेरा नया 5 से 7 साल समझ लो एक्सपीरियंस है। और तुम्हारा ये क्वेश्चन भी इसलिए हम बोलते हैं करने के लिए, तुम्हारा क्वेश्चन बड़ा मैच्योर्ड क्वेश्चन होता है और प्रोफेशन के बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा पहुंचेगा। पहले मैं रैंडम किया करता था, अब बहुत सोच समझ के और कॉन्फिडेंस के साथ प्रिस्क्राइबिंग करते हैं। अगर दिस इज द केस ऑफ सीपिया, और ठीक है, ना बहुत अच्छे से सुनते हैं, इसमें जल्दी नहीं करना, बहुत अच्छे से सुन लिया। बहुत सुन के बाद देखा कि सीपिया इसके तो 2-4 दिन पहले प्रिस्क्राइब किया है, तो प्लासिबो दो। मुझे ये आपको पूछना है कि आप लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिला था, आपने मुझे कहा था कि आपके यंगर डेज में आपको मटीरिया मेडिका का एक पागलपन था। आपको सभी रेमेडीज के सभी मटीरिया मेडिका पढ़ते थे, बोगर सिनॉप्टिकी, एलेंस, बोरिक, सब अलग अलग मटीरिया मेडिका। और आपने ये भी कहा था कि आप इतना रेमेडीज पढ़ते थे कि आप यानी कौन सा इंडिकेशन कहाँ पे लिखा है वो सब आपको याद रहता था। और फिर आपने कहा, फिर कुछ साल बाद जब मैं आपके गुरु डॉक्टर मजूमदार से आप जब सीखे, तब आपको वो एक एक सिम्टम का मतलब समझ में आने लगा। तो आपको आपके जो गुरु है डॉक्टर ज्ञान मजूमदार सर, और भी आपके गुरु हुए होंगे और भी सारे, उनसे मेन चीज आपने क्या सीखी है? उनमें ऐसी कौन सी मेन चीज थी जो आपको लगा कि हाँ ये क्वालिटी है, मुझे सीखनी चाहिए? यहाँ पे मैं होम्योपैथिक क्वालिटी नहीं बोल रहा हूं, as a human, what was the main quality that made them who they are? दिल से जवाब दे रहे हैं, और दिल का जवाब ये है कि मैंने कंस्ट्रक्शन प्रिस्क्राइबिंग सीखा। बस ये मेरे लेटर ऑफ लाइफ, हम तो अभी इसको लेटर ऑफ लाइफ ही कहेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो असाइनमेंट हैं ये सब छोड़ दिया। तो अभी सिर्फ मेरी कोशिश रहती है कि अच्छे से पेशेंट देखें, खूब अपने जो पढ़े हुए चीजें उनको फिर रिवाइज करें और उसको बहुत परफेक्ट रास्ते पे ले जाने की कोशिश करें। और कोशिश करें, ये हमारा जो वेबिनार होता है इसमें से आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मैं कोई भी छुपा के बचा के नहीं रखना चाहता, क्योंकि मेरा एक उसूल है। मैं अपने बच्चों से 2-3 दिन पहले बात कर रहा था, उसमें कह रहा था, देखो हमारे पास लुटाने के लिए अगर कोई चीज है तो तुम्हारा इल्म है, तुम्हारा नॉलेज है, उसको लुटाओ, जी भर के लुटाओ। और वो जो बनाने की चीज है, रखने की चीज है, वो तुम्हारी इज्जत, उसको बचा के रखो। उड़ाने के लिए नॉलेज है, बचाने के लिए फार्मूला पे इस बात पे अगर आप चलते हो तो आपका कोई नुकसान में नहीं है। क्योंकि ये बहुत सही बात कही गई है कि जो कुआं से पानी निकालना छोड़ दोगे वो सूख जाता है। इतना जानने के बावजूद भी हम लोग अपने पढ़ाई में, अपने नॉलेज में, अपने शेयरिंग में बहुत कंजूसी करते हैं। अच्छा, 2 तरह की कंजूसी होती है। एक तो सही बात का नहीं बताना, और ऊपर से बहुत सारे उसके डिफरेंट मखोटा जिसको बोलते हैं वो दिखा देना। ऐसा अगर होम्योपैथिक सिस्टम को बचा के रखना है तो एक बात बस याद रखो कि अपने प्रोफेशन को खोल के दिखा दो, आपका प्रोफेशन बच जाएगा। और आप लोगों के आप लोग के पास जो कुछ रहेगा, याद रखिए, आप लोग इसको और बढ़ाओ। हमको बहुत जगह लोग ये कहते हैं, ये प्लीज ऐड डॉक्टर समीर उपाध्याय फ्रॉम
अरे समीर को ऐड नहीं करते हो यार? इंस्टा में शायद वो है समीर उपाध्याय नहीं साहब जी। ना, गौरंग बहुत अच्छे आदमी हैं। अरे सर, वो मेरे बहुत क्लोज है। उनकी बेटी और मैं, हम लोग बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, और मैं उनके पास रह के भी आया हूँ। मेरे फैमिली जैसे हैं वो, डॉक्टर समीर उपाध्याय, सूरत में। वेरी अच्छा वेरी क्लोज टू मी, अच्छा। वेरी क्लोज। ये साहब ऐसे नेक आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं। वेरी नाइस गाय एंड वेरी मतलब वेरी सीनियर एंड बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनका एक, जब ये कभी आएंगे तो उनका एक सिम्टम हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज, हाउ वी कैन लर्न इरिटेबिलिटी ऑफ द फिजिकल लेवल। मैं यही सिर्फ बचा के रखा हूं, जब कभी भी उनको देखूंगा कि उनका नाम आ गया है तो हम जरूर उनसे शेयर करेंगे ये बात। और तुम याद रखना, जैसे उपाध्याय साहब अगर अटेंड करेंगे तो हमको बोलना, हम उस दिन वो नाइट्रिक ऐसा एसिड करो अकरम, ऐसा करो, उनके बेटी का नंबर मैं देता हूँ, शायद वो इंस्टाग्राम पे है। और जी जी समीर सर इतना इंस्टाग्राम यूज नहीं करते। आप जेता, जो उनकी बेटी है जेताश्री, उसको जी। बोलो ज्वाइन करने को, वो उनको लेके आएंगे। अच्छा, जब लेके आ जाएंगे तब बताना हमको, तब हम डिस्कस करेंगे इसको। कहने का मतलब है गौरंग, आज हमारा प्रोफेशन जो है ना बहुत गरीब हो गया है, गरीब हो गया है नॉलेज। और हम, जैसे तुमको एक बात याद है, जब NIH के OPD में मैंने तुमको कहा था कि वो जाके इग्निशिया पढ़ लो, उसमें जब हमने, तो तुम फौरन जाके पढ़ के लंच के बाद हमको आके बता दिए कि ये बात लिखा हुआ है। हम उसी का एक एग्जाम्पल इसमें कोट किया था। उसमें ये कोट किया था कि एक तो कॉन्ट्राडिक्शन की बात आती है, वो मैंने एक केस बहुत अच्छा दिखाया कि एक पेशेंट का जो सिम्टम था उसके पैथोलॉजिकल रिपोर्ट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, और वो मेरा पेशेंट खुद था। और मुझको ये गाइड करने वाला जो आदमी था वो एलोपैथिक के बहुत बड़े फिजिशियन थे, उनका नाम था डॉक्टर PC दास, उनकी किताब भी है। हम उनके बहुत चहीते स्टूडेंट थे। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में उनके घर जाया करता था पढ़ने के लिए, और फिर घर से घर का रिलेशन हो गया। तो मेरी बहुत हालत खराब थी, डायरिया हो रहा था बुरी तरह, कोई मेडिसिन नहीं सूट कर। सर ने देखा, सर ने देखने के बाद बहुत सारे टेस्ट करवाए। दूसरे दिन जाके जब मैं, कहाँ से इतना आवाज आ रहा है, तो दूसरे दिन जब मैंने सब रिपोर्ट दिया उनको, तो वो बहुत गौर से देखे। देखने के बाद उन्होंने, लाल एक काज करो, तुम काम करो कि तुम एक विटामिन लिख देते हैं, यही खा लो और तुम्हारा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बस मुझे डनहम वाली बात याद पड़ी। When the contradiction is found to be a relation between the disease symptom and the pathological symptom, और इसी बेसिस के ऊपर मैंने इग्निशिया इतनी जगह यूज किया है। ये लोग कभी कभी हमसे परेशान रहते हैं कि आप इतना पैथोलॉजिकल सिम्टम क्यों सुनते रहते हैं। मैं जब सुनता हूं तो उस वक्त साइफर कौन सा सुइटेबल है बीमारी इसके पैथोलॉजी से, कौन सा कॉन्ट्राडिक्ट करता है। अब जब कॉन्ट्राडिक्ट मिलता है हमको बहुत अच्छे से, तो यस, आई कंसिडर इग्निशिया अमारा। और मैं कभी कभी मजाक में कहता भी था, इग्निशिया अमारा मीन्स जो खाएगा इग्निशिया वो हमारा हो जाएगा। ये इग्निशिया अमारा है। तो एक बात तुमको बता रहे थे, अभी भी मेरा जो एक्सप्लेनेशन है ये इग्निशिया का कॉन्ट्राडिक्शन का, एज गिवन बाय वो एक उसके अच्छा बहुत बड़े प्रूवर है, वो WURM, उन्होंने डना साहब ने उसका नाम भी कोट किया है।
तो इस केस में मतलब आज इग्निशिया की इस कॉन्ट्राडिक्शन के ऊपर अब क्या होता है, कभी कभी लोग हमसे सवाल पूछने लगते हैं, ये उनका भी सवाल पूछना कोई गलत नहीं है, क्योंकि उनको नहीं मालूम इसलिए पूछते हैं वो लोग। रिसेंटली 1 महीना पहले एक पेशेंट था, यंग 25-26 ईयर का एज था, उसको हार्ट रीजन में पेन हो रहा था, पूरा हार्ट का पेन जैसा हो रहा था। तो यंग था, पैथोलॉजिकल हार्ट का कोई सिम्टम नहीं था, लेकिन पूरा ईसीजी वगैरह नॉर्मल था, लेकिन सिम्टम पूरा हार्ट जैसा आ रहा था। तो वो मस्कुलर पेन था, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था। इसी वजह से पापा ने उसे इग्नेशिया 200 दिया था, रिपीटेड 1 आवरली करके। आफ्टर द 3 डोज वो सो गया पेशेंट। उसके बाद उठा तो कोई पेन नहीं चेस्ट में। ये अभी मैं इस पर और भी काम कर रहा हूँ गौरंग, मैंने तुमको सब सुन रहे लोग, आप लोग भी काम करो, देखो क्या कि लो ये और भी क्वेश्चन आ रहा है, देखोगे तो सर आप और क्वेश्चंस और थोड़े क्वेश्चंस लीजिए। मुझे सिर्फ और एक चीज बतानी थी, उसीलिए मैंने ज्वाइन की। मुझे आपको कॉन्ग्रेचुलेट करनी थी अकरम साहब के लिए। अभी अकरम साहब की शादी हो रही है, उनका मैरिज है, वेडिंग है, सो आई वांट टू जेन्युइनली कॉन्ग्रेचुलेट। और आई थिंक अकरम इज अ वेरी राइजिंग एंड अ वेरी ब्राइट यंग होम्योपैथ। मुझे काफी उम्मीद है कि वो कुछ अच्छा करने वाला है। आपके ब्लेसिंग्स उसको देते रहना। एंड मुझे बस कॉन्ग्रेचुलेशंस करना था कि आप बहुत बढ़िया कीजिए जिंदगी में। थैंक यू। ये तुम अपने बड़े भाई हो, उसके लिए विश दो, और मेरा विश आप दोनों के लिए है, आप सबों के लिए है कि आप लोग के हाथ में अच्छा नॉलेज। थैंक यू सो मच। लेकिन ये याद रखना, आप लोग जो शेयर करते हो उससे आप लोग का इल्म बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। थैंक यू सर। माजरत के साथ आपका मैं इजाजत लेता हूँ, थोड़ा उर्दू भी सीख रहा हूँ। माजरत के साथ आपसे थोड़ा इजाजत लेता हूँ। अच्छी उर्दू आ गई तुमको? बस मसलन थोड़ी बहुत आ जाती है सर। उर्दू बहुत खूबसूरत जबान है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू अकरम। जी थैंक यू सर। और कुछ है? थैंक यू सर। जी देखो, विदाउट एनी कंप्लेंट, ये कॉन्ट्रडिक्शन बोल सकते हैं? विदाउट एनी कंप्लेंट। बेलाडोना के बारे में बोला, ये ठीक है। और क्या पूछने का मतलब इनका क्या है समझ में नहीं आया। ये फाल्गुनी जी का, उससे पहले क्वेश्चन है समीना का, बट विदाउट एनी कंप्लेंट ये कॉन्ट्रडिक्शन बोल सकते हैं? अरे तो कॉन्ट्रडिक्शन की इंतहा है। हमसे लोग फिर उससे पूछा क्रोकस का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। हम ये कहते हैं कि बहुत अच्छे से आप लोग पहले अच्छे से अपना जो आपका लिटरेचर है उसको पढ़ो अच्छे से, उससे कॉन्फिडेंस आता है। और मेरा फायदा हुआ कि हमने लिटरेचर भी पढ़ा और अपने बुजुर्गों से उसको कंफर्म किया, अपने लाइफ में भी कंफर्म किया। ये हमारा पॉजिटिव साइड है। आप लोग इसको और कंफर्म करो। और कोई क्वेश्चन है तुम? नहीं। आज का दिन इंडिपेंडेंस डे का दिन है, 26 जनवरी। हमारी आजादी मुझको मिली हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों से। इसलिए मैंने ये कहा कि सब कोई तो सिर्फ एक स्लाइड बना के डाल देते हैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि जिनके लिए मेरे दिल में इज्जत है, चाहे वो आदमी हो, चाहे कोई पर्सनालिटी हो, और चाहे कोई वाकया हो, उसमें हम ये कोशिश करेंगे अपने इल्म से, अपने नॉलेज से, अब लोगों को शेयर करके आज के दिन को यादगार बना दें। जैसे मैंने पिछली दफा ये जरी वाला का क्वेश्चन है, सर टेलिंग यू दैट वॉच योर वीडियो on YouTube
द केस ऑन डिस्मेनोरिया ट्रीटेड विथ, हाँ ठीक है, याद है मुझको याद है फाल्गुनी जी, मुझको याद है। तो ऐसे केसेस में हम प्रैक्टिकल बात करना चाहते हैं कि ये दिन जो आज का 26 जनवरी का है एक यादगार दिन बन जाए कि इस दिन हम लोग इतना अच्छा प्रैक्टिकल चीज, प्रैक्टिस की चीज हम लोगों ने डिस्कस की। नेताजी के याद में मैंने 23 तारीख को एक वेबिनार बोला, इसलिए हम लोगों को अब मैंने ये सोचा है कि इस तरह के जितने अच्छे दिन होंगे, यादगार दिन, उनको सबों को वेबिनार के जरिए सारे लोगों तक अपनी जो शुभकामनाएं वो हम उनको पहुंचाते थे। रखते हैं फिर जी इजाजत। जी।